नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल जैविक किसान से जिनका नाम है आदर्श शौकीन, जो कि दिल्ली के छावला गांव के रहने वाले हैं। ये पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन वीआरएस लेने के बाद इन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। प्रकृति की सुंदरता और मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ग्रामीण लोगों में ये प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। शहर में लंबा समय बिताने के बाद भी बहुत से लोग गांव लौट आते हैं। आदर्श शौकीन भी दिल्ली पुलिस में लंबे समय तक नौकरी करने के बाद फिर से ग्रामीण जीवन में रम गए। दिल्ली के ही बड़ूसराय में उन्होंने 1 एकड़ जमीन खरीदी और उसी पर खेती करने लगे। उनका दावा है कि उन्होंने अपने खेतों में कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें करीबन 15 साल से मैंने जब से ये जमीन ली है, ना तो मैंने इसके अंदर वैसा खाद डाला है जो कि आज के दिन जैसे यूरिया हुआ, या फिर लोग बाग इसको भी बोलते हैं ये काले वाला खाद आता है, या कोई ऐसी मैंने चीज़ नहीं डाली इसके अंदर। फिर मैं इसको फ्री में देता था, पहले कोई पैसा चार्ज नहीं करता था। अभी गरीब आदमी ये बोलेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे बच्चों ने मेरे को सलाह दी, पापा यहाँ पे बाग लगाना चाहिए। मैंने बाग लगाया, तो बाग लगाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये ऑर्गेनिक ज़मीन है, इसके अंदर क्या क्या पैदा हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे एरिया में चना पैदा नहीं होता। इसके नीचे मैंने चना बोया तो इतनी बढ़िया उत्पादन हुआ चने का जिसकी कोई हद नहीं। आदर्श शौकीन को शुद्ध तरीके से उगाया गया भोजन पसंद है। ऐसा भोजन जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ना हो और खारे पानी की सिंचाई न की गई हो। वो खुद भी शुद्ध भोजन खाते और दूसरों को भी शुद्ध भोजन खाने की ओर प्रेरित करते। उनकी यही सोच जैविक खेती का आधार बनी। शुरुआत में वो अपनी जमीन में सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन इसमें उतना लाभ नहीं हो पाता था। बाद में उज्वा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ के वैज्ञानिकों की सलाह पर उन्होंने बाग लगाए। उनके खेतों में इस समय बेर, नींबू और अमरूद के बाग लगे हैं। बची जगह पर आम और लीची के कुछ पौधे बोए हैं। बाग के पेड़ों के नीचे ही सब्जियां भी लगा लेते हैं। फिलहाल वो पालक, धनिया, मेथी और चने की खेती कर रहे हैं। पालक और मेथी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है। उसकी यदि अब सब्जी खाओगे ना आप, तो ये कहोगे कि हमने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। कुछ डालना नहीं, नमक मिर्च मसाला भी डाल दोगे ना, ये क्या नाम है, हल्दी, 3 चीज़ डाल दो, तो भी आप ये कहोगे कि इतनी जबरदस्त सब्जी हमने नहीं खाई। आदर्श का कहना है कि उनके खेतों की सब्जियां दिखने में सुंदर भले ना हो, स्वाद में भरपूर होती हैं। महंगी होने के कारण जैविक सब्जी के ग्राहक कम ही हैं, लेकिन चूंकि आदर्श का गांव दिल्ली में है, इसीलिए उन्हें सब्जी बेचने में किसी खास दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरे, उनके गांव से द्वारका नजदीक ही है। शनिवार और रविवार को द्वारका के लोग घूमने के लिए उनके खेतों पर चले आते हैं और जैविक सब्जियां भी खरीद लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैविक खेती ये जीवन है। अच्छा जीवन खुद भी लो और दूसरों को भी दो। अच्छा खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन आदर्श ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खेतों में पसीना बहाया। आज वो इसी मेहनत का फल भी पा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कृषि कैलेंडर और जानते हैं कि वर्तमान समय में आपने खेती किसानी में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। इस माह तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में शाम के समय सिंचाई करें। ये विधि फसलों को संभावित पाले और शीतलहर से बचाने में मददगार रहेगी। सब्जियों की फसल में सिंचाई के तुरंत बाद उर्वरकों का प्रयोग करें। सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें।
अभी आपने देखा कृषि कैलेंडर, इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आंध्र प्रदेश के श्री यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव जी से और जानते हैं कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश के एक कृषक और 3 कृषि पत्रिकाओं के संस्थापक हैं। 2019 में उन्हें जैविक खेती के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। वो अपने बचपन के दिनों से ही कृषि से जुड़े रहे हैं और कृषि और बागवानी के विकास के लिए काम किया है। खेती के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ऋतु निस्तम पुरस्कार का निर्माण किया है। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव अपना खुद का प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए हैदराबाद गए। कई लोगों ने इन्हें खेती में व्यापार न करने की चेतावनी दी थी, साथ ही इसे नुकसानदेह भी बताया था, पर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। किसानों की मृत्यु की बढ़ती संख्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 2005 में उन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर लेख प्रकाशित करने के लिए अपनी मासिक पत्रिका ऋतु निस्तम शुरू की। गुंटूर में राव ने किसानों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया, साथ ही उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इनका मानना था कि किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित हो, क्योंकि भविष्य में जैविक खेती से प्राप्त उपज की ही मांग रहेगी। साथ ही किसान जैविक खेती से अपनी आय भी दुगनी करने में सफल हो सकेंगे। इसके अलावा राव का मानना है कि किसानों को स्वतंत्र होकर अपने व्यवसायों को मौलिक परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए बागवानी और अभ्यास करें। इस दिशा में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने 2 नई पत्रिकाओं पशु निस्तम और प्रकृति निस्तम का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप ऋणस्थम बनाया। इस ऐप के जरिए किसान जैविक विधि से खेती करने की तकनीकों के बारे में अच्छी और लाभकारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसान मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, कृषि भंडारण, विपणन सुविधा, साथ ही अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में उनका नाम जैविक खेती में पर्याय है। कृषि और किसानों के हित में किए गए कार्य के लिए सरकार ने यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की खूब सराहना की है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आप सभी के हितों के लिए सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और हाल ही में 3 नए कानून भी लागू किए गए हैं जिससे कि खेती किसानी में आपको लाभ मिल सके और आपका मुनाफा दोगुना हो सके। तो क्या है ये कृषि कानून, आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट को में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले, और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं।
कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पराली प्रबंधन की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पराली से उठने वाला धुआं न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है बल्कि मानव शरीर को भी इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां समस्या है वहां समाधान भी होता है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसके प्रबंधन के लिए कई समाधान भी निकाले हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर तकनीक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूसा की तरफ से एक ऐसा कैप्सूल भी इजाद किया गया है जिसको आप खेत में मिलाकर पराली को खाद में तब्दील कर सकते हैं और इसे नाम दिया गया है डीकंपोजर और इसकी जो मूल्य है वो भी केवल 5 रुपए का है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। समस्या उसी जगह पर ज्यादा है जहां कंबाइन से फसल की कटाई की जाती है। इन इलाकों में धान के तुरंत बाद गेहूं बोना होता है। किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो पराली गलने तक का इंतजार करे। ऐसे में वो पराली जलाने का आसान तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये आसानी कई तरह की मुश्किलें पैदा कर देती है। बहरहाल अब हमारे पास 5 रुपए का पूसा डीकंपोजर है जो कुछ ही दिनों के भीतर पराली को गलाकर खाद बना देता है। उसके बाद किसान जब चाहें गेहूं या दूसरी फसल लगा सकते हैं। डीकंपोजर कैप्सूल के रूप में भी और तरल रूप में भी है। दिल्ली और आसपास के किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा आकर खुद इसे खरीद सकते हैं या फिर डाक या कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना बल्कि पानी, गुड़ और बेसन को मिलाकर घोल तैयार करना होता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को यदि कैप्सूल प्राप्त हो जाता है तो उसको उनको तरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि पहले उनको 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को घोलना है। घोलने के बाद उसको पानी को ठीक तरह से अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उसमें पानी में जो गंदगी आती है तो उसको छलनी से बाहर निकाल के फेंक देना है। उसके बाद उस पानी को उबालने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाना है और उसके साथ साथ 4 कैप्सूल को तोड़कर उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद उस घोल को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में या ट्रे में उनको डालना है और डालने के बाद उसको ढककर हल्के कपड़े से ढकने के बाद घर के अंदर ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी गर्मी रहे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसमें एक अच्छी ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी। 8-10 दिन में एक बहुत अच्छी मोटी लेयर की ग्रोथ आ जाएगी और उसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देंगे क्योंकि ये 8 तरह के फफूंद और बैक्टीरिया का समूह है तो उनका जो कलर होगा अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जब अच्छी ग्रोथ आ जाती है, अच्छी मलाई जैसी ग्रोथ आ जाती है तो फिर हाथ से उसको मिला लेते हैं, मगर मिलाते समय हाथ के ऊपर ग्लव्स या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें और उसके बाद उसको मलाई जो है, ग्रोथ जो है उसको अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसको एक बड़े बर्तन में या जार वगैरह में उसको भर के रख लेते हैं। इससे हमारा 5 लीटर घोल तैयार हो गया। अब फिर इसको 5 लीटर को हम 25 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 लीटर घोल जो है जो बनाया है उसको 1 हेक्टेयर धान के खेत में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी किसान भाई कैप्सूल डाक से मंगाना चाहें उनके लिए एक नंबर है 8587806977।
इस नंबर पर किसान भाई कैप्सूल मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर संपर्क करने के लिए वो इस नंबर पर 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क करें, तो उनको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे उनको पैसा भेजना है और कैसे अपना एड्रेस वगैरह भेजना है, ताकि उनको जितने कैप्सूल चाहिए वो भेजे जा सके। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेषों को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे मील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में लाए गए अधिनियमों के लाभ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को समझाए। साथ ही नए अधिनियमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी हुई। ये बातचीत काफी सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक में मंत्री श्री तोमर ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रियों ने ये आश्वासन भी दिया कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा हेतु सदैव तैयार है। अब आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं किसानों के कृषि से संबंधित सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। संदीप कुमार जी हैं चूरू राजस्थान से। उन्होंने सवाल पूछा है कि खेतों में डालने वाले जो उर्वरक हैं उनकी गुणवत्ता की जांच कैसे करें। तो आमतौर पे किसानों की ये समस्या रहती है कि उनको गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। जैसे मैं यूरिया की बात करूं तो आप देखेंगे कि दाने गोल गोल होते हैं, समान होते हैं, और यदि आप गांव में उसकी जांच करना चाहते हैं तो आप उसको पानी में भिगो दीजिए। यदि सारे दाने घुल जाएं तो घुलने के बाद आपको लगेगा कि जो पानी है वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। ये एक देसी नुस्खा है जिसमें आप जांच कर सकते हैं। दूसरा, डीएपी की अगर बात करें, उसको भी आप पानी में घोलेंगे तो काफ़ी हद तक वो घुल जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे तवे को गर्म करके उसके ऊपर डीएपी को रख दें और जब गर्म करेंगे तो वो मखाने की तरह फूल जाएंगे, तो समझ लीजिए कि वो शुद्ध है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी यदि आप किसी बर्तन में डालें और उसको हिलाएं तो काफ़ी हद तक वो घुल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अवशेष भी बच जाएंगे, तो आप समझिएगा कि वो शुद्ध है। लेकिन यदि ज़्यादा उसमें अवशेष बचे तो समझिए कि उसमें अशुद्धि है। अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में जिसमें आप कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आसानी से आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और खेती किसानी में कौन कौन से कार्य आपने करने हैं इनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कौन सी है वो ऐप, आइए जानते हैं इसके बारे में। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ऐप में जानकारी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि किसान भाइयों बहनों को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्य रूप से गेहूं की बीमारियों, कीड़ों और किसी भी क्षेत्र की मुख्य बीमारियों, किसी क्षेत्र की रोग प्रतिरोधक किस्में, आईपीएम रणनीतियों और फसल कटाई के बाद के भंडारण प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसमें होने वाले रोगों, कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। किसान बीमारी और कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीका अपना सकते हैं। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप किसानों को उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ऐप मुख्य हानिकारक कीड़ों के बारे में उनकी तस्वीरों के साथ जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान उन्हें आसानी से पहचान सके। गेहूं की कटाई के बाद फसल के भंडारण के दौरान सुरक्षित भंडारण और कीट प्रबंधन की भी जानकारी देता है। अब आइए जान लेते हैं कैसा है देश की मंडियों का हाल।
गुजरात की जम्बूसर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में गेहूं का भाव 1,510 रुपए से 1,535 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव 1,600 रुपए से 1,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं एटा मंडी में इसका भाव 1,660 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ पे गेहूं का भाव 1,620 रुपए से 1,640 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrushidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही आपको कर सकती है बीमार। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, खांसी, तेज बुखार और गले में दर्द को न करें देखा। कोरोना वायरस बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी की जरूरत। एक जागरूकता। स्वस्थ किसान